Hello, students. We are again here on this online platform to study English literature. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए हम लोग फिर से अपने उसी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर हैं. स्टूडेंट्स, on the last turn, the topic which was being discussed, it was students Easter 1916, one of the greatest poem just penned by W.B. Yeats. पिछले टर्न पे स्टूडेंट्स हम लोग W.B. ईट्स की एक महान कृति, एक ऐतिहासिक कृति ईस्टर 1916 को पढ़ रहे थे. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ईस्टर 1916 आयरलैंड और इंग्लैंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रही है. दिस इज ए हिस्टोरिकल पोएम and it has a great importance especially for the democracy of Ireland. Students, जहाँ तक आयरलैंड में प्रजातंत्र की स्थापना की बात की जाती है तो उस लिहाज से ईस्टर 1916 पोएम W.B. ईट्स की लिखी हुई एक मील का पत्थर है, न केवल साहित्यिक लिहाज से बल्कि ऐतिहासिक लिहाज से भी. ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग आधे से ज़्यादा पोएम हम लोग पढ़ चुके थे पिछले टर्न पे. लाइन बाय लाइन टेक्स्ट स्टडी आप लोग कर रहे हैं हमारी इस क्लास में. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि W.B. ईट्स हैज़ मेंशन अबाउट दोज मार्टायर्स, राइट, हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड. W.B. ईट्स ने उन महान क्रांतिकारियों का, उन शहीदों का वर्णन किया जो लोग थे तो बड़े साधारण व्यक्ति, लेकिन उनका कार्य और उनका प्रदर्शन ईस्टर के दिन जो किया उन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इंग्लैंड के हाथों से, वो असाधारण था. माने साधारण व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया गया असाधारण कार्य, जिसको W.B. ईट्स महानतम कार्यों में शुमार करता है. W.B. ईट्स कहना चाहता है कि वे साधारण लोग जो देखने में बड़े कॉमन दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य था वो असाधारण रहा. वे सारे लोग जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग थे, जिनमें कोई अति असाधारण व्यक्तित्व तो नहीं नज़र आता था, जो सामान्य देहाती जीवन जीते थे, सामान्य जीवन शैली के लोग थे, लेकिन उस दिन जब आयरलैंड की आज़ादी के लिए संघर्ष का दिन था, आयरलैंड की आज़ादी के लिए विद्रोह हो गया था, अचानक आयरलैंड के जो क्रांतिकारी थे, गरम दल के लोग थे, उनको आम जनमानस का सहयोग मिला. आयरलैंड के सभी स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, जवान बूढ़े, सब के सब उस विद्रोह में शामिल हुए, सब के सब उस आंदोलन में शामिल हुए, जो आंदोलन आयरलैंड के लोगों ने लंबे समय से चला रखा था इंग्लैंड के खिलाफ. वो चाहते थे कि इंग्लैंड के हाथों से किसी भी तरीके से आयरलैंड को आज़ाद कराया जाए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो, यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, प्रजातंत्र की व्यवस्था स्थापित हो. स्टूडेंट्स, तो कई कैरेक्टर्स जो उस आज़ादी के संघर्ष में दिखाई पड़े थे, उन सब के व्यक्तित्व का W.B. ईट्स ने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पोएम को आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं. आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट स्टडी के लिए. यस स्टूडेंट्स, तो नाउ द टेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन. W.B. ईट्स राइट्स, W.B. ईट्स लिखता है कि हर्ट्स विथ वन पर्पज एलोन. स्टूडेंट्स,
W.B. ईट्स कहता है कि ऑन दैट डे दोज men involved in that rebel whom I have seen, तो although they were different kind of personality, different kind of life standard, a very common kind of living standard they have, but on that day a certain divine kind of unity was being shown in their characters. अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जीवन शैली के वे सारे लोग जो सामान्य जीवन जीने वाले थे, लेकिन उस दिन ईस्टर के दिन उन सब लोगों के अंदर एक दिव्य एकता का भाव था, एक जो यूनिटी दिखाई पड़ रही थी. इट वॉज आउटस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स सेज that their faces were different, their figures were different, but the thing which was common, it was purpose. जो एक चीज उनमें कॉमन थी वो उनका उद्देश्य था. वो एक उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और वो उद्देश्य था विद्यार्थियों, किसी भी तरीके से at any rate, at any cost, आयरलैंड शुड बी फ्री. आयरलैंड को आज़ाद होना है. अलग अलग चेहरे, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग जीवन शैली के लोग, लेकिन उन सब में जो एक चीज़ कॉमन थी, इट वॉज देयर एम. राइट स्टूडेंट्स, उनका उद्देश्य एक था. सब लोग एक ही धारा में बह रहे थे. अक्सर मैं जब हिंदुस्तान की बात करता हूँ, भारत की आज़ादी की बात करता हूँ, उसमें योगदान देने वाले वीर योद्धाओं की बात करता हूँ, क्रांतिकारियों की बात करता हूँ, चाहे वो नरम दल के लोग हों, चाहे गरम दल के लोग रहे हों, उन सबका समान रूप से योगदान रहा है, क्योंकि सब लोगों ने अपने तरीके से आज़ादी को पाने का प्रयास किया, लेकिन उद्देश्य सबका केवल एक था कि हिंदुस्तान किस तरीके से आज़ाद हो. ठीक उसी प्रकार से आयरलैंड के चाहे गरम दल के लोग रहे हों, चाहे नरम दल के लोग रहे हों, सबके अपने तरीके थे. कोई पीस और डेमोक्रेटिक तरीके से आज़ादी चाहता था, कोई क्रांति के दम पर आज़ादी चाहता था, लेकिन सब लोगों का उद्देश्य, सब लोगों की चाहत, सब लोगों का लक्ष्य केवल एक था कि किसी भी तरीके से आयरलैंड एक गणराज्य बने, आयरलैंड एक प्रजातांत्रिक देश बने, प्रजातांत्रिक मूल्य स्थापित हों आयरलैंड के अंदर, और किसी भी तरीके से जो पराधीनता है, इंग्लैंड ने जिस तरीके से अपनी कॉलोनी बना रखा था आयरलैंड को, सब लोग केवल एक उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे थे. स्टूडेंट्स, वो था आयरलैंड की आज़ादी का आंदोलन. और सब में, सब तरीके से सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया. राइट स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान की आज़ादी के संदर्भ में अक्सर कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं बड़े कवियों के द्वारा कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है. न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है. अगर न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है. और भले गुमनाम हो जाती हैं नदियाँ सागर में मिलने पर, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है. महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है. स्टूडेंट्स, यही विचारधारा, यही भाव, सिंगल टारगेट, single purpose, the alone destination they all have targeted, it was the freedom of Ireland. वो महान क्रांतिकारी जो उस दिन विद्रोह कर रहे थे, उन सब में जो एक बात कॉमन थी, हार्ट्स विथ वन पर्पस एलोन. उनके हृदय में केवल एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था किसी भी कीमत पर आयरलैंड की आज़ादी. और ये उद्देश्य स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स कहता है कि हार्ट्स विथ वन पर्पज एलोन थ्रू समर एंड विंटर सीम. राइट
whether this is summer, whether this is winter, rather we can say in all seasons, कोई भी ऋतु रही हो, सर्दी रही हो, गर्मी रही हो, बरसात रही हो, शरद रही हो, बसंत रहा हो, हर ऋतुएं तो बदलती गई, वक्त तो बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन नहीं बदला अगर कुछ तो उन लोगों का उद्देश्य, राइट, जो चट्टान की तरह मजबूत उनके इरादे थे, जो एक लक्ष्य था, द सिंगल टारगेट दे हैव, तो इट वॉज स्टूडेंट्स द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड। कोई भी ऋतु रही हो, समर रहा हो, विंटर रहा हो, गर्मी रही हो, सर्दी रही हो, हर परिस्थितियों में न हटे न डिगे, एक ही उद्देश्य उनके मन में था, प्रतिपल प्रतिक्षण, एंड इट वॉज द फ्रीडम, फ्रीडम एंड फ्रीडम। केवल और केवल एक उद्देश्य था उनके मन में, वो था आयरलैंड की आज़ादी। आयरलैंड को किसी भी तरीके से उन इंग्लैंड के लोगों के हाथों से छीनना। जो शासन और सत्ता आयरलैंड में इंग्लैंड की स्थापित थी, हर हालत में इंग्लैंड का ही शासन और प्रभुत्व स्थापित था आयरलैंड पर। एक कॉलोनी से ज़्यादा एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में आयरलैंड नहीं जी पा रहा था। वहाँ के लोग स्वतंत्र हवा में सांसें नहीं ले पा रहे थे। उन लोगों का एक ही उद्देश्य था, हर्ट्स विथ वन पर्पस एलोन, द सिंगल पर्पस दे हैव थ्रू समर एंड विंटर सीन। चाहे वो जो ऋतु रही हो, चाहे वो सर्दी रही हो, चाहे गर्मी रही हो, चाहे बरसात रही हो, सब समय में सब बदलता रहा, ऋतुएं बदलती रही, वक्त बदलता रहा, लेकिन नहीं बदला तो उनके दिलों में जो जज्बा था आज़ादी के लिए, जो उनके दिलों में एक ही लक्ष्य केवल था, वो था आज़ादी। और इसने क्या किया है स्टूडेंट्स, W.B. Yeats कहता है इंचेंटेड टू द स्टोन, enchanted to the stone to trouble the living stream। स्टूडेंट W.B. Yeats कहता है कि this thought of freedom has changed their heart in stone। उनके दिलों को पत्थर कर दिया था, राइट। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर कोई नरम चीज़ होगी, कोई फ्लेक्सिबल चीज़ होगी तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यदि कोई चीज़ पत्थर की हो जाए तो फिर उसको आप बदल नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स W.B. Yeats कहता है कि आयरलैंड के जो क्रांतिकारी थे वो अपने हृदय को पत्थर कर लिए थे, ताकि उनके हृदय में जो एक आज़ादी के लिए संघर्ष करने का एकमात्र विचार है, आयरलैंड को किसी भी तरीके से आज़ाद कर देने का जो विचार है, वो कहीं बदल न जाए। इसलिए इतना कॉन्क्रीट हो चुका था इस उद्देश्य को लेकर के उनका हृदय कि W.B. Yeats writes that enchanted to a stone to trouble the living stream। उनके अंदर जो एक धारा बह रही थी, जो एक साम्राज्यवाद की लहर चल रही थी, लिविंग स्ट्रीम स्टूडेंट्स माने जो एक साम्राज्यवाद का विस्तार था इंग्लैंड का, जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको हिला देने के लिए, उसको नियंत्रित अपने हाथों में कर लेने के लिए, उसको पीड़ा देने के लिए पर्याप्त थी। इंचेंटेड टू ए स्टोन टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम। जो इंग्लैंड की धारा वहां बह रही थी, शासन की धारा, साम्राज्य की धारा, उसको हिला देने के लिए, उसको ट्रबल देने के लिए, उसको आहत कर देने के लिए, उसको समाप्त कर देने के लिए जो उद्देश्य आयरलैंड के लोगों में था, वो उद्देश्य एकदम पत्थर का हो चुका था, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं था स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहता है यहाँ पे W.B. Yeats स्टूडेंट्स। शायद इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकें, अ नाइस इलस्ट्रेशन
A nice visual imagery has been presented here by W.B. Yeats to present the kind of firm determination what was there in the hearts of those revolutionists and patriotic men of Ireland. आयरलैंड के लोगों के अंदर जो देशभक्ति का भाव था, जो आयरलैंड को आज़ाद करा देने के लिए एक जीवंत विचार उनके अंदर पत्थर की तरह अडिग बना हुआ था, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट्स, W.B. Yeats कहता द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड. W.B. Yeats सेज दैट लेट यू नो, आपको जानना चाहिए, जैसे कोई घोड़ा होता है, द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, जैसे सड़क पर कोई घोड़ा दौड़ रहा हो, राइट क्या दौड़ रहा हो स्टूडेंट्स? जैसे किसी सड़क पर कोई घोड़ा दौड़ रहा हो. द राइडर द बर्ड्स दैट रेक फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, और आसमान में चिड़ियां उड़ रही हों, राइट. दैट रेंज फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, और आसमान में बादल उड़ रहे हों. मिनट्स बाय मिनट्स दे चेंज, उनकी गति, उनका मूवमेंट प्रतिक्षण प्रतिपल बदलता रहता. मिनट्स बाय मिनट दे चेंज. सड़क पर दौड़ता हुआ घोड़ा इस क्षण यहाँ है, उस क्षण यहाँ है, उसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है. चिड़ियाँ अगर आकाश में उड़ रही हैं तो उनकी स्थिति में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है. फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, और आसमान में उड़ते हुए बादल, तैरते हुए बादल भी प्रतिक्षण प्रतिपल बदलते रहते हैं. उनकी गति में भी मिनट्स बाय मिनट्स दे चेंज. हर मिनट, प्रत्येक क्षण बदलने के साथ उनकी गति में परिवर्तन होता रहता है, उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं, राइट. ए शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंजेस मिनट्स बाय मिनट्स, एंड द शैडो ऑफ द क्लाउड, और उन बादलों की जो छाया है, जो परछाई है, वो ऑन द स्ट्रीम, नीचे जल की अगर कोई धारा बह रही है, नीचे यदि कोई नदी बह रही है, तो उनमें उन बादलों की जो छाया है वह भी चेंजेस मिनट्स बाय मिनट्स. एवरी मिनट इट चेंजेस, प्रतिक्षण प्रतिपल उसमें भी परिवर्तन होता रहता है. ओके स्टूडेंट्स, W.B. Yeats just describes a few examples to show that these things are there which are always changeable, which are not fixed, they gets always a certain change, इनमें हमेशा एक परिवर्तन होता रहता है. they are movable. लेकिन आगे इसी बात से वो सिद्ध करता है, आगे इसी बात को और बढ़ाता है, कहता है कि ए हॉर्स हूप स्लाइड्स ऑन द ब्रिम, और वो दौड़ता हुआ घोड़ा, उसका जो हूप है, उसका जो खुर है, जो खुरी है उसके पैरों की, जो उसका लेग है, वो कई बार जल की धारा के किनारे, जो नदी है उस नदी के किनारे कई बार फिसल जाता है. ए हॉर्स हूप स्लाइड्स ऑन द ब्रिम, दौड़ते हुए घोड़े का पैर कई बार जलाशय के किनारे, नदी के किनारे फिसल जाता है. एंड हॉर्स स्प्लैशेस विद इन इट, और घोड़ा छपाक से उसका पैर उसी पानी में चला जाता है, राइट. छप से पूरा घोड़ा घुड़सवार सहित पानी में चला जाता है. तो उसका असर क्या होता है कि द लॉन्ग लेग्ड मूर हेंस ड्राइव, तो डर के मारे जो बड़े बड़े पैरों वाले बकुले हैं, ड्राइव, वो तुरंत पानी में छलांग लगा देते हैं, डर के मारे कि अचानक से ये क्या हो गया. लॉन्ग लेग्ड मूर हेंस ड्राइव, वो पानी में छलांग लगा देते हैं. एंड हेंस टू मोर कॉक्स कॉल, और जो मादा बगुले हैं, जो मादा पंछी हैं,
वो नर पंछियों को बुलाने के लिए तेजी के साथ आवाज करने लगते हैं स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर? मिनट्स बाय मिनट्स दे लिव, वो प्रतिक्षण प्रतिपल जीते हैं, लेकिन द स्टोन्स इज द मिडिस्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के बीच, उन जलाशयों में पड़े हुए जो पत्थर होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे रिमेन द सेम। दिस काइंड ऑफ हार्ट इज देयर इन द bosom of those patriotic men, those revolutionists। इस तरीके का हृदय था उन क्रांतिकारियों का, राइट स्टूडेंट्स? थोड़ा सा इस पैसेज को आप समराइज करने का प्रयास करें। तो W.B. Yeats हैज टोल्ड यू दैट द थिंग्स चेंजेस, राइट? Men trembles with fear, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, राइट? उसका एग्जाम्पल देने के लिए उसने घुड़सवार के पानी में घोड़े के पैर पड़ने का एग्जाम्पल दिया, और उसके साथ किस तरीके से बगुले पंछी घबरा करके पानी में छलांग लगा देते हैं, अपने साथियों को बुलाने लगते हैं, मादा पंछी नर पंछी को बुलाने लगती है। लेकिन W.B. ईट्स कहता है इस दरमियान अगर कोई चीज़ नहीं बदलती है, कोई ऐसी चीज़ है उस जलाशय में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दैट इज़ नथिंग एल्स बट द हार्ट्स ऑफ दोज पैट्रियाटिक मैन हु आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस दियर लाइफ। वो लोग जो अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल कटिबद्ध थे, तटस्थ थे, जिनके हृदय उस एक उद्देश्य को लेकर के विथ सिंगल पर्पस देयर हार्ट्स चेंज्ड इनटू स्टोन्स, जिनके हृदय पत्थर हो चुके थे, जिनका हृदय पाषाण हो चुका था देश की आज़ादी के लिए, अपने आयरलैंड की आज़ादी के लिए। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये पैसेज आप लोगों के अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? अब हम लोग आखिरी पैसेज की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले 3 लाइनें। टू लॉन्ग ए सेक्रीफाइस कैन मेक ए स्टोन्स ऑफ हर्ट्स, इतने लंबे संघर्ष के लिए कैन मेक ए स्टोन ऑफ हर्ट्स, उन लोगों के जो हृदय थे वो पत्थर के हो चुके थे, राइट? जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं था, राइट? एक लाइन अक्सर सुनते हैं आप लोग, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। यू नो दैट समथिंग व्हाट इज रिटन ऑन ए स्टोन कैन नेवर बी डिलीटेड, कैन नेवर बी इरेज्ड। जो चीज़ पत्थर पे लिख दी जाती है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो उन क्रांतिकारियों के पत्थर हो चुके, पाषाण हो चुके हृदय पर केवल एक शब्द लिखा था, वो था आज़ादी, वो था फ्रीडम, राइट? आज़ादी इंग्लैंड की जो दास्ता थी, उन दास्ता के बंधनों से आज़ादी चाहता था। जो इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपना उपनिवेश बना लिया था, उस उपनिवेशी व्यवस्था से मुक्ति और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देने के लिए तैयार थे, और उनके दिल एकमात्र उद्देश्य को लेकर के पत्थर हो चुके थे। ओ व्हेन मेड सफिस, वो कहता है कि आखिर क्या ये उनका संघर्ष पर्याप्त है? क्या जो वो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, जिसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे देना चाहते हैं, क्या वो पर्याप्त है? क्या वो कंप्लीट है? क्या वो कंप्लीट होगा? राइट? W.B. ईट्स कहता है दैट इज हीवेंस पार्ट, ओनली गॉड नोज, ये तो ईश्वर ही जानता है। स्टूडेंट्स, द थिंग व्हाट इज हिडन इन द डिच ऑफ फ्यूचर, जो चीज भविष्य की गोद में छुपी हुई है,
उसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। उन क्रांतिकारियों के हृदय में आज़ादी का जो भाव था, जो अपने प्राणों की आहुति दे देने की भावना थी, द फीलिंग टू सैक्रिफाइस देयर हार्ट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड, विल इट गेट सक्सेस, विल इट बी फ्रूटफुल, क्या वो सफल होंगे, क्या फलदायी होगा उनका ये लक्ष्य, उनका ये संघर्ष, ये तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। W.B. Yeats कहता दैट इज heaven's पार्ट, ओनली गॉड नोज, राइट? दिस विल बी डिसाइडेड बाय गॉड, राइट? लेकिन दे हैव जम्प्ड इनटू द डीप डिच ऑफ स्ट्रगल। वो लोग आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। ये मैदान में देखा जाएगा कि मरता कौन है। ये तो युद्ध के बाद निर्धारित होगा कि विजय किसकी हुई। स्टूडेंट्स, युद्ध में लड़ने वालों का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। जय और पराजय की गाथाएं जब भी गाई जाती हैं तो वीरों की चर्चाएं होती हैं, चाहे वो बलिदान दे दिए हों या फिर आज़ादी को लेकर के लौटे हों, लेकिन उनके बलिदानों को भी याद किया जाता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, ये तो केवल ईश्वर जानता है। W.B. Yeats says that is heaven's part, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन our part to murmur name upon name, but W.B. Yeats says that our responsibility is this, कि we count their names, we don't erase their name because of freedom or defeat। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, स्टार्टिंग में जब मैंने इस पोएम को स्टार्ट किया था तो बताया था कि आज़ादी के लिए जो क्रांति की गई थी आयरलैंड में, डबलिन पर कब्जा भी कर लिया गया था एक दिन के लिए, लेकिन उसके बाद उन लोगों के उस आंदोलन को, उस संघर्ष को विफल कर दिया गया था। बलपूर्वक इंग्लैंड ने पुनः वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और जो लोग उसमें गिरफ्तार किए गए थे उनको फांसी दे दी गई थी, मृत्युदंड दे दिया गया था। तो उसी आशय को यहाँ W.B. Yeats लेके आता है, कहता है कि ऐसा नहीं है कि आज़ादी मिली या न मिली, लेकिन सवाल ये है कि हम उनके नामों को काउंट करें, उनका नाम लें, राइट? सवाल जय और पराजय का नहीं है, सवाल उस आंदोलन के, उस संघर्ष के, उस विद्रोह के सफल और विफल होने का नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, उन लोगों ने आज़ादी की पूर्व पीठिका तो तैयार कर दी थी, आज़ादी का बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, आज़ादी की ज़मीन तैयार कर दी थी, राइट? नींव के पत्थर तो हो गए थे वो आज़ादी के दीवाने जिन लोगों ने अपनी लाशों से आज़ादी की नींव रख दी थी, जिस पे आज़ादी की आने वाली इमारत बन सकती थी, राइट स्टूडेंट्स? अगर आज़ादी का स्वर्ग देखना है तो उसके लिए बलिदान की मृत्यु आवश्यक है, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर? वंस यू रेडी टू डाई यू कैन ड्रीम ऑफ फ्रीडम। एक बार आप मरने के लिए तैयार होते हैं तभी जाकर के आपको आज़ादी मिलती है। यदि आप मरने के लिए नहीं तैयार हैं तो स्वर्ग की आकांक्षा और प्रत्याशा को अपने मन से निकाल दीजिए। W.B. Yeats कहता है दैट्स heaven's पार्ट, ये तो ईश्वर जाने व्हाट वुड हैव बीन इट्स रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है। किंतु आवर पार्ट टू मर्मर नेम अपॉन नेम, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम उनका नाम लें, उनको याद करें, राइट स्टूडेंट्स? उनके नाम को हम विस्मृत न हों, राइट?
W.B. Yeats कहता, एज ए मदर नेम्स हर चाइल्ड। W.B. Yeats कहना चाहता है कि हम उनका नाम लें, यद्यपि वो आज़ादी के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देकर के धरती माँ की गोद में चिर निद्रा में विलीन हो गए हैं, सदा सदा के लिए सो चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस धरती पर रहने वाले जो उसके वंशज हैं, उसके लोग हैं, वो उसके नाम को भूल जाएं। दे मस्ट रिमेंबर देम, राइट, क्लियर। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वी मस्ट रिमेंबर देम, हम उनको याद करें, राइट, क्लियर। एज ए मदर, ऐसे स्टूडेंट्स कितनी इमोशनल, हाउ इमोशनल W.B. Yeats इज हियर। कितना W.B. Yeats इमोशनल कहता है, एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड व्हेन स्लीप्स एट लास्ट हैज कम ऑन लिम्स दैट हैड रन वाइल्ड। जैसे कोई मासूम सा बच्चा खेलते खेलते मस्ती की नींद सो जाता है, तो उसकी माँ उसका नाम लेती है, लेकिन धीरे से लेती है कि वो जाग न जाए। राइट स्टूडेंट्स, राइट। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सोता जब रहता है वो, तो उसका नाम जब लेती है या कोई बात करती है उसके बारे में, तो धीरे से बात करती है ताकि उसकी नींद में कोई व्यवधान न पड़ जाए, राइट। वैसे ही आयरलैंड की ये जननी, आयरलैंड की ये धरती उन सो चुके वीर सपूतों का नाम लेती है। ऑन लिम्स दैट हैज रन वाइल्ड, व्हाट इज इट बट नाइट फॉल। ये रात्रि है। वो लोग जो सैक्रिफाइस कर चुके हैं अपने प्राणों की, उनके जीवन में रात्रि आ चुकी है। वो सो चुके हैं इस धरती की गोद में, उस उद्देश्य को लेकर के जो उद्देश्य आज़ादी का आंदोलन था। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। व्हाट इज इट बट नाइट फॉल, ये केवल और केवल रात्रि की नींद है जिसमें वो लोग सो चुके हैं। W.B. Yeats कहता है, नो नो, नॉट नाइट बट डेथ। स्टूडेंट्स, W.B. Yeats suggests you that it was not a common night। ये सामान्य रात्रि नहीं थी जिसमें वो लोग सोए थे, बल्कि वो लोग मृत्यु की नींद सो गए थे, बल्कि वो इस धरती की गोद में सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए थे, राइट। इस काल की दुलारी गोद में सदा सदा के लिए सो चुके थे, कभी न जागने वाली नींद के लिए सो चुके थे। W.B. Yeats कहता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर देम, टू गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट। ये हमारा दायित्व है कि हम उनका नाम लें, उनको याद करें, उनको रिस्पेक्ट दें। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज W.B. Yeats जस्ट पुट्स अ क्वेश्चन। W.B. Yeats एक क्वेश्चन रखता है आपके समक्ष, सभी पाठकों के समक्ष, आयरलैंड की जनता के समक्ष, उस आज़ादी के संघर्ष के गवाह लोगों के समक्ष और उनकी आने वाली पीढ़ियों के समक्ष। W.B. Yeats puts a question, was it needless death after all? क्या उनका ये बलिदान, क्या उन्होंने जो मृत्यु को गले से लगा लिया आज़ादी के लिए, क्या ये बेकार हो गया? इज इट नीडलेस? क्या ये बेकार था, यूजलेस था? फॉर इंग्लैंड में की फेथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड। यदि इंग्लैंड अपने उस वादे को निभाता है, जो फेथ, जो विश्वास उसने दिलाया था, जैसा कि उसने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयरलैंड को आज़ाद कर देंगे, वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाएगी। यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड आयरलैंड को आज़ाद कर देता है, तो क्या हम मान लें कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, दिस वॉज नॉनसेंसिकल, ये बेवकूफ़ीपूर्ण था? भाई, जब इंग्लैंड ने वादा किया था कि आप लोग मेरा साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में,
राइट, यू अकम्पनी अस इन दिस इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में, क्षमा कीजिएगा, इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई वॉन्ट योर सपोर्ट एंड एसोसिएशन टू स्ट्रगल इन दिस वर्ल्ड वॉर, एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर आई विल गिव यू फ्रीडम, हम आपको आज़ाद कर देंगे। राइट, डब्ल्यू बीट्स कहता अगर उसने वादा किया था और वो अपने वादे को निभाता भी है, जैसा कि उसने कहा था, फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सेड, जो कहा था अगर वो ऐसा करता है तो क्या हम मान लें कि ये लोग जो उतने दिनों का इंतज़ार नहीं कर पाए, पहले ही विद्रोह कर दिए और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या उनका बलिदान बेकार चला जाएगा? क्या उनको लोग बेवकूफ़ कहेंगे कि साले बेवकूफ़ थे? जब इंग्लैंड ने वादा किया था तो क्या ज़रूरत थी विद्रोह करने की? राइट, तो डब्ल्यू बीट से क्वेश्चन रखता है कि वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल फॉर इंग्लैंड में कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड, एज इट वॉज द कमिटमेंट ऑफ इंग्लैंड कि आई विल गिव यू फ्रीडम, जैसा कि कमिटमेंट था इंग्लैंड का कि विश्व युद्ध के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे, आप मेरा साथ दीजिए। इफ़ इट कम्स ऑन द ग्राउंड एज इंग्लैंड हैज़ सेड, जैसा कि इंग्लैंड ने कहा था, अगर वो बातें ज़मीनी स्तर पर सत्य होती हैं तो क्या इन आज़ादी के मतवालों को, आज़ादी के दीवानों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की आज़ादी के लिए, क्या इनके बलिदान को नीडलेस मान लिया जाएगा, अनावश्यक मान लिया जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डिसाइड। राइट, डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है, वी नो दियर ड्रीम्स, हम उनके सपनों को जानते हैं और आज़ादी का ख्वाब इंतजार नहीं कर सकता। डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है, वी नो दियर ड्रीम, हम उनका ख्वाब जानते थे। राइट, उनकी आंखों में जो आज़ादी का सपना था हम उससे परिचित हैं। आई नो दियर विजन फॉर दियर कंट्री, हम उन लोगों की आंखों में जो स्वप्न था देश की आज़ादी के लिए उससे परिचित हैं। एंड इनफ टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, खूब पर्याप्त जानते हैं उनका स्वप्न जो था वो अपने स्वप्न के लिए ही राइट कुर्बान हो गए। राइट, क्लियर? उनके सपने आंसुओं की तरह उनकी आंखों से बह गए, सो गए सदा सदा के लिए। चाहे वो सपने सपने ही रह जाते या वो सपने आंसुओं की शक्ल में ही सही, लेकिन और आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित कर देने के लिए अगर आंसू बन करके आज़ादी की भावना के रूप में बाहर निकल आए तो मुझे लगता है कि हम उन बलिदानों को कभी भी निष्फल नहीं मान सकते हैं, कभी भी यूजलेस नहीं मान सकते हैं। चारों ओर जो गुलामी का अंधेरा था, अंधियारा है दूर बहुत, कुछ तुम दहलो कुछ मैं दहलूं, एक कहानी उजियारे मन की, तुम कह लो या मैं कह लूं, आंखों की दहलीज पे आकर सपना बोला आंसू से, घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। स्टूडेंट्स, उनकी मृत्यु ने आने वाली नस्लों को प्रेरणा दी। जो एक पैट्रियाटिक मूवमेंट था, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा बह रही थी आयरलैंड के अंदर, वो राष्ट्रवाद का जो परचम था वो और ऊंचाई तक लहराने लगा। वो लोग उस सपने के लिए मरे थे जिस सपने को उन लोगों ने प्रतिपल प्रतिक्षण जिया था। वो सपना जो उनके हृदय में पत्थर की तरह बैठ गया था, उस सपने के लिए वो लोग मरे थे। डब्ल्यू.बी. ईट्स सेज, एंड व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव बिविल्डर्ड देम टिल दे डाइड। हो सकता है, दिस इज फैक्ट, दैट उनका जो प्रेम था, और प्रेम नहीं था, एक्सेस प्रेम था फॉर दियर कंट्री, दे हैव एक्सेस लव, बहुत अधिक प्रेम था। केवल प्रेम नहीं था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि उस प्रेम ने उनको बिविल्डर्ड, उनको अनुशासनहीनता करने पर विवश कर दिया।
उस प्रेम की प्रत्याशा ने, उस राष्ट्र की भक्ति की प्रत्याशा में, राष्ट्रभक्ति ने उनको वो आचरण करने के लिए विवश कर दिया। वो बेताब हो गए आज़ादी के लिए। bewildered them till they died। और वो आज़ादी का पागलपन तब तक रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। राइट। W.B. ईट्स कहता है, क्या देश की आज़ादी के लिए उस प्रेम को हम आज़ादी के लिए दीवानगी नहीं कह सकते हैं? राइट। और अगर वो प्रेम है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्रेम में सब जायज़ है। वो इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर पा रहे थे। राइट। मेरा रंग दे बसंती चोला। राइट। वो लोग इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते थे अपनी आज़ादी के लिए। उनके आज़ादी के लिए जो जुनून था, उस जुनून ने उनको पागल कर दिया, मतवाला कर दिया, और अंत में उनकी मृत्यु हुई। W.B. ईट्स लिखता है, आई राइट इट आउट इन अ वर्स, आई एम राइटिंग दिस थॉट, आई एम डिस्क्राइबिंग दियर ड्रीम्स इन द वर्स। मैं अपनी इस कविता में उनका नाम लिख रहा हूँ, चाहे वो मैकडोनिग रहे हों, चाहे मैक ब्राइड रहे हों, चाहे वो जो महिला थी वो रही हो, कैनोली रहा हो, पियर्स रहा हो, नाउ एंड इन टाइम टू बी। ये वक्त बताएगा कि दे स्टिल अलाइव। राइट। ये आने वाला मुस्तकबिल निर्धारित करेगा कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। राइट। दे विल रिमेन हियर नाउ एंड इन टाइम टू बी। सदियां जब तक रहेंगी, जब तक ये धरती रहेगी, आयरलैंड का इतिहास जिंदा रहेगा, तब तक वो लोग रहेंगे। वेर एवर ग्रीन इज बॉर्न, बिकॉज दे हैव एनी हाउ एट एनी कास्ट, वंस दे हैव जस्ट फ्लोट द फ्लैग। क्योंकि उन लोगों ने अनफर्ल द फ्लैग, ग्रीन फ्लैग ऑफ द डेमोक्रेटिक आयरलैंड। उन्होंने प्रजातांत्रिक आयरलैंड का जो हरे रंग का झंडा था उसको लहरा दिया था एक बार। ये उनकी उपलब्धि थी। एंड W.B. ईट्स सेज दैट स्टिल वी हैव इन आवर माइंड कि व्हाट काइंड ऑफ सीन दैट वाज, आई कैन नेवर फॉरगेट, आर चेंज्ड अटरली। सब कुछ उस दिन बदला बदला सा नज़र आ रहा था। एवरीथिंग वॉज देयर चेंज्ड, ए टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। और स्टूडेंट्स, मैंने इस लाइन की व्याख्या एक बार की है, 2-3 बार किया मैंने, कि एक भयानक सौंदर्य था उस संघर्ष में, उस क्रांति में। एक अजीब सा सौंदर्य था। वो सौंदर्य जो बहुत भयानक था, बहुत ही डरावना था। चारों ओर हिंसा ही हिंसा नज़र आ रही थी। क्रांति का बिगुल बज रहा था, चीखें सुनाई पड़ रही थी, और इन चीखों में सिर्फ एक आवाज़ थी जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो उनके सपनों से निकल रही थी, उनकी उम्मीदों से निकल रही थी, उनकी भावनाओं से निकल रही थी, उनके हृदय से उमड़ रही थी। और वो आवाज़ थी स्टूडेंट्स, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।